हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी दोस्तों का हमारे चैनल पर। कैसे हैं आप सभी और कैसी चल रही है आप सबकी स्टडी, कमेंट में जरूर बताइएगा। आज ही क्लास 3 होने वाली है, सीडीपी की क्लास 3 होने वाली है और इसके अंदर हम इम्पोर्टेंट, आपको पता है क्लास 2 में हमने बाल विकास पढ़ा था और साथ में हमने मनोविज्ञान पढ़ा था। इंपॉर्टेंट चीजें हम पढ़ रहे हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछी जाती है। ठीक है, तो चलिए आज हम शुरू करने वाले हैं विकास को प्रभावित करने वाले कारक। अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो आप कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए, नोट्स बनाते रहिए और वीडियो को अंत तक देखा कीजिए प्लीज। ठीक है, चलिए विकास को प्रभावित करने वाले कारकों में सबसे पहला कारक होता है आपका वंशानुक्रम। वंशानुक्रम क्या होता है? हेरिडिटी को बोला जाता है ना, यानी जो आपकी आनुवांशिकता होती है। यानी अब भाई एक चीज देखो, हमें कोई तो पैदा कर रहा है ना, तो हमें जो पैदा कर रहा है उससे हमें कुछ प्राप्त हो रहा है, उसी को हम वंशानुक्रम कहते हैं, है ना। वंश के अनुसार, है ना, वंश के अनुसार आपके पापा आए, आपके पापा से पहले आपके पापा आए, उनके पापा आए, उनके पापा से पहले उनके पापा आए, तो ये क्या चल रहा है? एक वंश का अनुक्रम चल रहा है ना, इसी को वंशानुक्रम कहते हैं। ये विकास को प्रभावित करने वाला पहला प्रमुख कारण है। सबसे पहला प्रमुख कारण आपसे पूछा जाए तो यही लगाएंगे क्वेश्चन में, वंशानुक्रम होता है। बालक को अपने माता पिता व पूर्वजों की जो विशेषताएं जन्म या गर्भधान के समय से मिलती हैं उसे हम वंशानुक्रम या आनुवांशिकता कहते हैं। तो ये चीजें तो आपको बहुत ज्यादा डिफाइन करने की जरूरत है नहीं है ना। जो चीजें हमें हमारे माता पिता से मिली है, जो भी हमारी आदत मिली है, हमें जो जैसा भी हमें व्यवहार मिला है या कोई बीमारी मिली है, वो हमारे पूर्वज या हमारे माता पिता से हमें मिली है और इसी मिलने वाली चीज को हम कहते हैं हमें वंशानुक्रम में मिली है या आनुवांशिकता रूप से मिली है। ठीक है, हेरिडिटी में मिली है। अब आते हैं वंशानुक्रम के सिद्धांत क्या क्या हैं, ये पढ़ेंगे। पहला सिद्धांत है बीजमैन का जनन द्रव्य निरंतरता का सिद्धांत। ठीक है, बीजमैन ने कौन सा सिद्धांत दिया? तो जनन द्रव्य की निरंतरता का सिद्धांत दिया था। जनन द्रव्य क्या होता है? तो शॉर्ट में बताऊं मैं अगर आपको, तो इसे कहते हैं वीर्य। ठीक है, ये बेसिकली आपके जो पुरुषों का वीर्य होता है, जिससे एक न्यू बेबी का निर्माण होता है, उसको कहते हैं क्या? उसको कहते हैं आप बीजमैन क्या कहते हैं उसको? न्यू बेबी के जो जन्म होने में जिस वीर्य का यानी जिस सीरम का इस्तेमाल किया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं जनन द्रव्य। ठीक है, जनन द्रव्य की निरंतरता का सिद्धांत। तो पहले तो हमें लाइन को तोड़ लेना चाहिए। मैंने आपको पहले भी ये ट्रिक बताई थी कि पेपर को बहुत आसान तरीके से निकालने का तरीका होता है कि आप पहली ही लाइन को तोड़ लें पूरे अच्छे तरीके से। तो मैंने आपको बताया बीजमैन ने क्या दिया? जनन द्रव्य की निरंतरता का सिद्धांत दिया था, है ना। तो इसमें क्या कहा? उन्होंने कहा कि इस सिद्धांत के अनुसार शरीर का निर्माण करने वाला जनन द्रव्य कभी भी नष्ट नहीं होता, है ना। यानी कि जिसको आप बोलते हैं, जिसको आप सीरम बोलते हैं, वीर्य बोलते हैं, है ना, उसको क्या बोलते हैं? उसको कहते हैं बीजमैन कि ये कभी भी नष्ट नहीं होगा। भाई जब तक आदमी जिंदा है, पुरुष जिंदा है, तब तक ये खत्म होने वाला नहीं है। क्या नहीं खत्म होने वाला? जनन द्रव्य, यानी कि जो एक नए बच्चे को जन्म देता है वो खत्म होने वाला नहीं है जब तक वो मनुष्य नहीं मर जाता। ठीक है, ये पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होता रहता है। यही कारण है कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में निरंतर गुणों का संचरण होता रहता है। जैसे कि आपके पापा से आप पैदा हुए, है ना, तो आप पैदा हुए तो आपके पापा की जो हैबिट्स हैं वो आ चुकी है ना। उनके वीर्य का कुछ पॉइंट आपके भी वीर्य में शामिल है। तो आप क्या करेंगे? आपके जब बच्चे होंगे तो आपसे उनको भी कुछ प्राप्त होगा। तो इसी को हम कहते हैं कि बीजमैन कहते हैं कि जनन द्रव्य की निरंतरता का जो सिद्धांत है वो रेगुलर चलता रहता है। ठीक है, यहां तक समझ में आया। चलिए दूसरा वाला है उपार्जित गुणों का असंचरण का सिद्धांत। यानी कहने का मतलब अगर मैं लाइन को तोड़ूं तो आ जब लग जाता है तो नेगेटिव सेंस निकल कर आता है। उपार्जित गुणों का संचरण, असंचरण का मतलब है कि उपार्जित गुणों का संचरण नहीं होता। इस सिद्धांत के अनुसार अर्जित गुणों का संचरण नहीं होता है। ठीक है, जैसे कि समर्थक है बीजमैन आपके जनन द्रव्य की निरंतरता के सिद्धांत को भी मानते हैं और उपार्जित गुणों के सिद्धांत को भी मानते हैं। उपार्जित गुणों के असंचरण सिद्धांत, वो कहते हैं कि जरूरी नहीं है कि आपके अंदर गुणों का संचरण होगा। यानी अगर आपके पापा टकले हैं तो आप भी टकले पैदा हो, ऐसा जरूरी नहीं है ना। आपकी मम्मी का एक कान नहीं है तो आप बिना एक कान के पैदा हो, ये भी जरूरी नहीं है। तो इसके लिए उन्होंने कहा कि उपार्जित गुणों का संचरण का सिद्धांत दिया था इन्होंने, जिसमें इन्होंने कहा कि गुणों का संचरण नहीं होता। जैसे इन्होंने एक चूहे को क्या किया? चूहे पे एक्सपेरिमेंट किया। इन्होंने कहा कि चूहा प्रेग्नेंट था, मतलब चूहिया प्रेग्नेंट थी, तो उसकी पूंछ काट दी, है ना, प्रेगनेंसी में उसकी पूंछ काट दी।
ये देखने के लिए कि इसका जो बच्चा होगा, यानी इसका जो छोटा छोटा बच्चा होगा चूहे का, वो बिना पूंछ के होगा या नहीं। तो जब इन्होंने देखा तो चूहे की पूंछ थी, चूहे के बच्चे की पूंछ थी, ठीक है, पूंछ थी चूहे की। तो उसी से इन्होंने लगाया कि ये जरूरी नहीं है कि उपार्जित गुणों का क्या हो, संचरण हो ही हो, आपके माता पिता में जो गुण है वो आपके अंदर आ ही जाए, ये डेफिनेटली नहीं है, मतलब ये सत्य नहीं है। तो ये कहा। तीसरा है आपका उपार्जित गुणों का संचरण का सिद्धांत। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे लैमार्क आ जाते हैं। लैमार्क कहते हैं कि अर्जित गुणों का संचरण होता है। जैसे कि आप एग्जांपल ले लीजिए जिराफ की गर्दन का। तो जिराफ का क्या है, जिराफ का केस क्या था बताइए। जिराफ का केस तो यही था ना कि वो पत्तियां खाने के लिए गर्दन को ऊंचा करता था। ऊंचा करने का मतलब है कि ज्यादा इस्तेमाल करता था, और जिसकी वजह से उसकी गर्दन उसके शरीर से ज्यादा लंबी हो गई। अब जब वो प्रेग्नेंट होता है, उसको जब जिराफ का बच्चा होने वाला होता है, तो ऑटोमेटिकली जिराफ के बच्चे की गर्दन क्या हो जाती है, लंबी हो जाती है उम्र के हिसाब से, है ना। तो यहाँ पे लैमार्क भी सही है भाई, सही बोला था इन्होंने। तो उपार्जित गुणों का संचरण होता भी है और नहीं भी होता। तो नहीं होता ये बीजमैन कहते हैं, और होता है ये लैमार्क कहते हैं। जीव द्रव्य जनन कभी नष्ट नहीं होता, ये बात कौन बोलते हैं, बीजमैन कहते हैं, याद रखेंगे। चलिए अगला है आपका गाल्टन का जीव सांख्यिकी या बायोमेट्री सिद्धांत। ठीक है, इस सिद्धांत के अनुसार बालक में गुणों का संचरण केवल माता पिता से ना होकर पूर्वजों से भी आता है। तो गाल्टन ये कहते हैं जीव सांख्यिकी का मतलब ये होता है कि भैया यहाँ पर आपको सिर्फ आपके माता पिता से गुण नहीं मिल रहे हैं, बल्कि उनके भी माता पिता, उनके भी माता पिता, उनके भी माता पिता। तो जितनी पीढ़ियां आप पर आकर खत्म हुई हैं अभी तक, आपको उन सबसे कुछ ना कुछ गुण मिला हुआ है ना। तभी तो कहते हैं ना कि जैसे दादी पर गया है मेरे, मतलब दादी पर गई है, दादा पर गया है ये बच्चा, नानी पर गई है, नाना पर गया है, इस तरीके से बोलते हैं। वो क्यों कहते हैं, गाल्टन के सिद्धांत के अनुसार ऐसा बोला जाता है। इसको हम बोलते हैं जीव सांख्यिकी का सिद्धांत या फिर बायोमेट्री का सिद्धांत। ठीक, अब आते हैं मेंडल। मेंडल का सिद्धांत कहता है कि मेंडल ने मटर के दानों तथा काले व सफेद चूहों पर प्रयोग किया था, और यह निष्कर्ष निकाला कि एक ही माता पिता से उत्पन्न संतानों में भिन्नता पाई जाती है। आप देखेंगे कि मम्मी काली है, मान लीजिए, बुरा ना माने कोई, अगर कोई आंटी या दीदी देख रही है क्लास और वो काली है तो बुरा ना माने, ठीक है। मम्मी थी काली, है ना, और पापा थे गोरे। मम्मी थी काली, पापा थे गोरे। अब बेबी कैसा हुआ, श्यामला, ठीक है, बेबी कैसा हुआ, श्यामला हुआ है। तो भैया ना तो मम्मी पे गया ना पापा पे गया, एक अलग ही कलर निकल कर आ गया इसका। तो भिन्नता होती है, ये बात कौन कहते हैं, मेंडल कहते हैं। ठीक है, आप देखिए आप क्या करते हैं, आप जब एक गमले के अंदर स्वस्थ पौधा लगाते हैं, जैसे कि मटर का स्वस्थ बीज लगाएंगे, तो ये जरूरी नहीं है कि इस पर जो पेड़ बनेगा, उस पर जो आने वाली मटर होगी वो इसी स्वस्थ बीज जैसी होगी। भाई कोई तो इतनी सी होगी, कोई इतनी सी होगी, कोई बहुत ज्यादा छोटी होगी, कोई टेढ़ी मेढ़ी होगी, इस तरीके से होगी, सब एक साइज की एक्यूरेट नहीं होंगी। याद रखिए, मेंडल ने कौन सा सिद्धांत दिया था, इन्होंने कहा कि भैया एक ही माता पिता से उत्पन्न संतानों में भी भिन्नता पाई जा सकती है। यानी कि अगर आपके 4 भाई बहन हैं तो चारों सेम नहीं होंगे, है ना, चारों सेम नहीं होंगे, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़े। अगर आपको क्लास समझ में आ रही है, 8 मिनट की क्लास हो चुकी है, समझ में आ रही है तो कमेंट में जरूर बताते जाइएगा, क्योंकि मोटिवेशन मिलता है मुझे, और ऐसा लगता है कि भाई मैं ऑनलाइन आपको नहीं पढ़ा रही हूँ, रिकॉर्डेड क्लास है ये, तो रिकॉर्डेड क्लास के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे तो यही करना पड़ेगा ना कि आपसे मैं इनडायरेक्टली पूछूं और कमेंट के माध्यम से आप भी मुझे बताएं कि हाँ मैडम ये क्लास अच्छी थी। ठीक है, चलिए बात करते हैं वंशानुक्रम के नियमों की। ठीक है, वंशानुक्रम के क्या नियम होने चाहिए, तो जैसे कि समानता का नियम। समानता का नियम ये कहता है कि जैसे माता पिता वैसे ही उसकी संतान। भाई माता पिता पूजा पाठ वाले थे, है ना, या राजनीति वाले थे, या करप्टेड थे, या बहुत मधुर बोलते थे, बहुत ईमानदार थे, तो बच्चा भी वैसा ही हुआ। ये तो रहा आपका समानता का नियम, जैसे माता पिता वैसे ही बच्चा। भिन्नता का नियम कहता है कि जैसे माता पिता उनसे कुछ भिन्न बच्चा। मतलब कुछ भिन्न का मतलब आपके मम्मी पापा पूजा पाठ वाले थे, राजनीति करने वाले थे, और आप थोड़े से अलग निकल गए। मतलब आपको पूजा करना पसंद तो है, लेकिन एक टाइम, मतलब आप कह रहे हो कि नहीं मैं एक टाइम करूंगा, या तो शाम की करवा लो या सुबह की करवा लो, जबकि मम्मी पापा आपके कैसे हैं, वो पूरे दिन ही घंटा बजाते रहते हैं। तो भिन्नता का नियम क्या कहता है दोस्तों, भिन्नता का नियम ये कहता है कि जैसे माता पिता हैं उनसे कुछ होगा, कुछ भिन्न होगा, उनकी संतान जो होगी वो उनसे कुछ भिन्न होगी। मतलब ये नहीं कि बिल्कुल अलग, कुछ भिन्न होगी। ठीक है, अगला कहता है प्रत्यागमन का सिद्धांत। ये नियम क्या कहता है कि जैसे माता पिता हैं उनके ठीक विपरीत पूरी तरीके से संतान है। जैसे आपकी मम्मी जो है बहुत ही प्यारी है, बहुत ही अच्छी है ना,
बहुत ही मोटिवेट बंदी हैं, बहुत अच्छा अच्छा बोलती हैं, सबके बच्चों को अच्छा बोलती हैं, बट आप कैसी निकल गई हैं, आप एकदम से नेगेटिव निकल गई। चाहे आप अपने बच्चों के साथ निकल गई हो, चाहे आप पड़ोसियों के साथ में निकल गई हो, चाहे आप अपने दोस्तों के साथ में निकल गई हो, है ना, तो आप ऑलमोस्ट कैसी निकल गई, एकदम नेगेटिव बंदी निकल गई, जबकि आपकी मम्मी कैसी थी, एकदम पॉजिटिव। तो प्रत्यागमन का नियम होता है कि माता पिता जैसे थे बच्चा तो गया ही नहीं वैसा, तो इसीलिए तो कहते हैं पता नहीं किसकी औलाद है, मतलब किसकी औलाद है, किस पे चली गई है तो मेरी औलाद, लेकिन किस पर चली गई पता नहीं। तो ये बात क्यों बोली जाती है, क्योंकि प्रत्यागमन के नियम के बारे में वहां पर माता पिता या कोई भी व्यक्ति बात कर रहा होता है। अब बात करेंगे, अगर आपको वंशानुक्रम समझ में आ गया है तो बात करेंगे वातावरण यानी कि आपकी एटमॉस्फेयर यानी कि एनवायरमेंट की बात करेंगे। ठीक है, एनवायरमेंट की बात करेंगे। ये विकास को प्रभावित करने वाला दूसरा प्रमुख कारक है। वातावरण का पर्यायवाची होता है पर्यावरण, जो कि दो शब्दों से मिलकर बना होता है। देखो, वातावरण आ जाए या फिर पर्यावरण, दोनों का मतलब एक ही है। ठीक है, दोनों का मतलब एक ही है। परि प्लस आवरण, इसका संधि विच्छेद होता है, और परि का मतलब होता है चारों ओर, और आवरण का मतलब होता है ढकने वाला, यानी कि जिस चीज ने हमें चारों ओर से ढक रखा है उसको हम पर्यावरण कहते हैं। ठीक है, जो कुछ भी हमें चारों ओर से घेरे हुए वही हमारा पर्यावरण है। अब वुडवर्थ क्या कहते हैं? वुडवर्थ कहते हैं कि वातावरण में सब बाह्य तत्व आ जाते हैं। भैया, वातावरण में सभी बाह्य तत्व आ जाते हैं, आपके पड़ोसी भी आ जाएंगे, है ना, आपके रिलेटिव्स अब भी आ जाएंगे, पड़ोसी के पड़ोसी आ जाएंगे, पड़ोसी के दोस्त आ जाएंगे, सब लोग आ जाएंगे, बाह्य तत्व आ जाएंगे जिन्होंने व्यक्ति को जीवन आरंभ करने के समय में प्रभावित किया था। तो जीवन आरंभ का मतलब होता है जब आप मान लीजिए कि आप 18 प्लस हुए, अब आपको अब आपने 12वीं कर लिया, अब आपको बीए करना है या कोई भी ग्रेजुएशन एग्जाम करना है, तो आप पूछते हैं ना, आप मम्मी पापा से तो पूछते ही पूछते हैं, लेकिन बाहरी मम्मी पापा से बाहर के लोगों से ज्यादा पूछते हैं। इसी को हम कहते हैं जब हम अपने परिवार से ज्यादा तवज्जो बाहर के लोगों को या बाहरी दोस्तों को या बाहरी दोस्तों के बच्चों को देने लगते हैं, आंटी अंकल के बच्चों से सलाह लेने लगते हैं, तो कहीं ना कहीं वातावरण में जो सब बाह्य तत्व हैं वही हमारे जीवन को आरंभ होने से प्रभावित कर रहे हैं। ये बात बोलते हैं आपके वुडवर्थ। ठीक है, याद हुआ, मतलब समझ में आया आपको? चलिए, रॉस क्या कहते हैं? रॉस कहते हैं वातावरण कोई बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। अब ये एक पावर बता देते हैं, है ना, एक्सटर्नल पावर बता देते हैं वातावरण को। वातावरण के अंतर्गत बालक एक उच्च संगठित ऊर्जा तंत्र होता है ना, उच्च संगठित। भाई, आपको नहीं पता कि आपका बच्चा पार्क में जब खेलने जाता है तो कितने लोगों से बैठकर बातें करता है और क्या बातें करता है, आपको नहीं पता, माता पिता को नहीं पता होता है ना। बाद में पता चलता है कि भाई जब माता के साथ में बच्ची या पिता के साथ में जा रही होती है, वो पार्क में उसके दोस्त कह रहे थे अरे तुम कैसी हो, तो मम्मी पापा पूछते हैं कि ये कौन था बेटा, है ना, ये कौन था बेटा, तो बेटा वो ये था, उसका दोस्त था, है ना। दोस्त क्या था कि वो, क्योंकि बालक क्या होता है वातावरण में जाने के बाद एक उच्च संगठित ऊर्जा तंत्र बन जाता है। ठीक है, चलिए, वातावरण के अंतर्गत निम्न कारक आते हैं, जैसे कि पारिवारिक वातावरण हो गया। परिवार अनौपचारिक शिक्षा का मुख्य साधन होता है। परिवार क्या होता है? अनौपचारिक, यानी कि इनफॉर्मल एजुकेशन का मुख्य साधन होता है, जिसके अंतर्गत माँ की भूमिका सबसे ज्यादा होती है। माँ बालक की प्रथम गुरु होती है। क्या होती है? पहली टीचर कौन होती है? माँ ही होती है बच्चे की, है ना, जिसके द्वारा संस्कारों की शिक्षा दी जाती है। अब देखो, जिन मम्मियों ने सीडीपी नहीं पढ़ी होती है, उन्होंने 12वीं कॉमर्स से की होती है, या फिर मान लीजिए कि साइंस से की होती है, आर्ट से नहीं की होती, क्योंकि आर्ट में ही आपको सीडीपी पढ़नी होती है, तो वो मम्मियां इस बात को नहीं मानती हैं, है ना। वो मम्मियां अगर गलती से आर्मी में चली जाएं और इसमें चली जाएं, आपकी फौज में आ जाए, पुलिस में आ जाए, और टीचर अगर ये कह दे कि नहीं मैडम आप अपने बच्चे पर ध्यान नहीं दे रहे हो, तो वो टीचर से कहती है तुम नहीं दे रही हो, फीस ले रही हो, तुम मेरे बच्चे पर ध्यान नहीं दे रही हो, है ना। तो उस टाइम पर वो टीचर कह देगा, या आप ही टीचर बनेंगे तो आप ही कह देंगे कि मैम जैसी माँ होगी वैसा ही बच्चा होगा, क्योंकि आपके परिवार में रहकर बच्चा जो है वो आपको अपना गुरु मानता है, आइडल मानता है, आप जो संस्कार देंगी वही सीखेगा। तो आजकल की मम्मियों को जब सीडीपी नहीं पढ़ी होती है तो उनको बुरा लग जाता है। ये बात तो बुरा मानने वाली बात नहीं है, ये हकीकत है कि आज जो माएँ है ना, आज नहीं शुरू से ही माएँ क्या होती हैं, अपने बच्चे की पहली गुरु होती हैं। ठीक है, चलिए, फ्रॉबेल कहते हैं कि माताएं आदर्श अध्यापिका होती हैं तथा परिवार द्वारा दी जाने वाली अनौपचारिक शिक्षा महत्वपूर्ण और प्रभावशाली होती है। अब देखो, जैसा आपके परिवार का माहौल होता है, यानी बच्चे के परिवार का माहौल होता है, तो बच्चा वैसी ही एक्टिविटी करता है, चाहे वो स्कूल में करे, चाहे वो बाहर रोड पर करे, दुकान पर करे, या किसी पिक्चर हॉल में करे, या किसी धार्मिक संस्थान में जाकर करे, मंदिर में करे, मस्जिद में करे, तो वो जो व्यवहार कर रहा है ना, वो वैसा ही व्यवहार अपने घर में अपनी माता और अपने पिता से सीखता है। इसी वजह से वो ऐसा व्यवहार कर रहा है ना। जैसे कुछ बच्चों को आपने ऐसे देखा होगा
कि हर वक्त मतलब हर वक्त बाहर के लोगों से लड़ते हैं, कहीं ना कहीं उसके मम्मी पापा घर में लड़ते हैं और वो देखता है। इसी वजह से क्या होता है कि वो बाहर के व्यक्तियों से वैसा ही व्यवहार करता है जैसा कि वो अपने माता पिता को, भाई बहन को करते हुए घर में देखता है। इसीलिए फ्रॉवेल कहते हैं कि माताएं आदर्श अध्यापिका होती हैं और उनको होना भी चाहिए, और परिवार द्वारा दी जाने वाली अनौपचारिक शिक्षा महत्वपूर्ण और प्रभावशाली होती है ना। जैसे कुछ मम्मियां कह देती हैं कि नहीं जी, घर से तो कुछ नहीं सीख रहा है, हम दोनों हस्बैंड वाइफ लड़ते हैं तो मेरा बच्चा तो सो जाता है तब लड़ते हैं हम। नहीं, वो सोने में भी आपकी लड़ाइयां सुन रहा होता है, आपकी जो भी आप मिसबिहेव कर रहे होते हैं एक दूसरे के साथ में, गाली गलौज अब्यूजिंग कर रहे होते हैं, वो सारी बातें बच्चा नींद में भी सुन रहा होता है। आप ये चीजें माने या ना माने। अब आता है पैस्टोलॉजी। पैस्टोलॉजी क्या कहते हैं? परिवार सीखने का सर्वोत्तम स्थान और बालक का प्रथम विद्यालय होता है। यानी परिवार से बच्चा जो कुछ सीखेगा वो दूसरे व्यक्ति से नहीं सीखेगा। आजकल का ट्रेंड चल गया है कि बच्चे को 500-1000 रुपए में क्या कर दो, बाहरी टीचरों से सीखने के लिए भेज दो। 1 घंटे के अंदर बच्चा क्या ही सीखेगा, जब 24 घंटे में से 23 घंटे आपके साथ रहने के बाद आपके परिवार वालों से नहीं सीख पा रहा है बच्चा, तो 1 घंटे में वो ट्यूशन टीचर से क्या ही सीख लेगा या कोचिंग में क्या ही सीख लेगा। तो पैस्टोलॉजी कहते हैं कि अगर आपको अपने बच्चे को सिखाना है और बहुत अच्छा सब कुछ सिखाना है तो ज्यादातर बच्चा आपके साथ ही रहता है ना, उसको तब आप सिखाइए, क्योंकि पहला घर ही आपका क्या होता है, बच्चे का विद्यालय होता है। ठीक है, चलिए। परिवार के अंतर्गत निम्न कारक बालक के विकास को प्रभावित करते हैं, जैसे कि परिवार की आर्थिक स्थिति। देखो, ज्यादा अच्छी होगी तो भी बच्चा क्या होगा, माइंड से मतलब उसको उसके विकास में बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है ना। ज्यादा मतलब पैसे वाले बच्चे होते हैं, आपने देखा होगा, जैसे मम्मी पापा दोनों ही अच्छी खासी सरकारी नौकरी में है, तो उनके घर के बच्चों में फूट ज्यादा होती है। क्यों होती है? इसका रीजन ये है कि उनको घर का माहौल वो नहीं मिल पाता जो एक बच्चे को मिलना चाहिए, है ना। 18 साल तक के बच्चे को जो माहौल घर में मिलना चाहिए, जो अटेंशन मिलनी चाहिए, जो केयर मिलनी चाहिए, वो नहीं मिल पाती। तो ज्यादा पैसे वालों के बच्चे भी कैसे हो जाते हैं, क्या बोल सकते हैं, नेगेटिव बच्चे हो जाते हैं या नेगेटिव लाइन में चले जाते हैं। और अगर वहीं पर आप कमाते नहीं है, माता पिता बन चुके हैं, कमाते नहीं है और ज्यादा बच्चे पैदा कर लिए हैं, जैसे 3, 4, 5, 6 कर लिए हैं, और उनकी कोई जो रिक्वायरमेंट्स हैं, जो कि बेसिक नीड्स हैं, उनको आप फुलफिल नहीं कर रहे हैं, तो भी आपके बच्चे क्या हो जाएंगे, उनका विकास रुक जाएगा। आप इस चीज को माने या ना माने, तो कभी भी देखिए, इसीलिए बोला जाता है कि पहले अपने पैरों पर खड़े हो जाइए, चाहे आप लड़की हैं चाहे आप लड़का है ना। जब लड़कियों के लिए मैं खास बात यही बोलूंगी कि जब आप अपने पैरों पर खड़ी होने की बात करेंगी तो लोग हंसेंगे, आपके खुद के भाई पिता हंसेंगे आपके ऊपर, है ना, और पड़ोसियों को तो खैर हंसने का मौका चाहिए। तो आपको कोशिश यही करनी है कि उनकी हंसी को दबाकर आप अपनी हंसी को निखारिए। दैट मीन कि आप पढ़ाई कीजिए, आप नौकरी कीजिए, क्योंकि सारी चीजें सेकेंडरी होनी चाहिए, फर्स्ट आप अपने लिए होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन अगर आप ये सोचती हैं कि नहीं, पहले मैं शादी कर लूंगी, फिर बच्चे कर लूंगी, उसके बाद में मैं जाऊंगी पढ़ने के लिए या फिर मैं उसके बाद कमाने के लिए, तो भाई वो बात नहीं रह जाएगी आपकी लाइफ में, क्योंकि जिम्मेदारियां भी आपके ऊपर बहुत सारी होती हैं। अनमैरिड में ही बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं, लेकिन अनमैरिड में आप बहुत सारी जिम्मेदारियों से बच जाते हैं और इसमें आपको समाज फिर कोसता भी नहीं है। लेकिन जब आप मैरिड हो जाते हैं, उसके बाद अपनी जिम्मेदारियों से भागते हैं, तो आपके अपने खुद के बच्चे और अपना परिवार खुद का सपोर्ट नहीं करता है। तो परिवार की जो आर्थिक स्थिति होती है, या तो उसको आप पहले ही सुधार लीजिए, ताकि आपके आने वाले बच्चे जो हैं वो ये ना कहें कि मम्मी ने पहले तो शादी कर ली, उसके बाद में हमें पैदा किया। ठीक है, ठीक है, समझ रहे हैं। चलिए, अगला है माता पिता का असंतोष वैवाहिक जीवन। आप देखो, जिन मम्मी पापा में तलाक को लेकर बात होती है या गाली गलौज होती है, लड़ाई होती है, या कुछ माता पिता आपने ऐसे देखे होंगे कि हर वक्त पुरानी बातों को लेकर लड़ते हैं। शादी का रिश्ता तेरा आया था, मेरा नहीं गया था, तूने दहेज इतना ले लिया, मेरे को तू डिजर्व नहीं करता है। इस तरीके की जब बातें करते हैं, असंतोष वैवाहिक जीवन, बालक देखता है कि अरे मेरे माँ बाप तो लड़ते रहते हैं, तो भी बच्चा अपना डेवलपमेंट नहीं कर पाता है, वो घुट घुट कर जीता है। तो ये भी एक कारण है बच्चे को जो उसके विकास को प्रभावित करता है। तीसरा कारण, माता पिता का पक्षपातपूर्ण व्यवहार करना। अब जैसे मान लीजिए कि किसी के घर में सरकारी नौकरी होने के बावजूद उसके मम्मी पापा की पहली बच्ची हो जाती है ना, पहली लड़की हो जाती है, तो आपने देखा होगा कि उस बच्ची के बाद में या 2-4 साल के बाद में या 2-3 साल के बाद में लड़का जब बेबी बॉय हो जाएगा तो उसके साथ में क्या किया जाता है, लड़की की लड़की को नेग्लेक्ट किया जाता है या पक्षपातपूर्ण व्यवहार किया जाएगा। भाई लड़के को क्या किया जाएगा, बहुत ज्यादा अच्छे अच्छे कपड़े दिलाए
जाएंगे, उसका जन्मदिन मना रहे हैं मम्मी पापा, है ना, लेकिन लड़की के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे। वहां क्या होता है, बच्चे के अंदर बच्चा समझने लगता है कि मेरे साथ क्या किया जा रहा है, भैया भेदभाव किया जा रहा है। तो अगर आप माँ बाप बन चुके हैं एक बार, दो बार, तीन बार, तो कभी भी अपने बच्चे में पक्षपातपूर्ण व्यवहार नहीं करेंगे। सबको अपने तीनों बच्चों, दोनों बच्चों, चारों बच्चों को उनकी जगह बताएंगे, उनकी इंपॉर्टेंस बताएंगे। ठीक है, चलिए अगला है माता पिता का अत्यधिक ममता व लाड़ प्यार। आपने देखा होगा कि ज्यादा लाड़ प्यार वाले जो बच्चे होते हैं वो हमेशा एटीट्यूड वाले होते हैं, या बदतमीजी करने वाले होते हैं, या बड़ों की कदर नहीं करते हैं, है ना, बड़ों को बीच उसमें बेइज्जत कर देते हैं, या उनके बातों का गलत तरीके से रिप्लाई कर देते हैं। किसी बड़े ने पूछा बेटे क्या कर रहे हो, तो वो लाड़ प्यार में कहते हैं तुमको क्या मतलब, कुछ भी करें। तो इस तरीके के वो क्या होता है कि माता पिता जब ज्यादा ही प्यार करते हैं, ज्यादा ही मतलब गलत बात पर भी उनको पप्पी ले लेते हैं और मतलब हक कर लेते हैं कि अरे बेटा मेरा बहुत अच्छा काम किया तूने रिप्लाई करके गलत तरीके का, तो वहां पर उस बच्चे की बिगड़ने की ज्यादा संभावना हो जाती है, वो अपना डेवलपमेंट नहीं करेगा, है ना। कठोर अनुशासन और कंट्रोल करेंगे तो भी आपका बच्चा अपने आप को डेवलप नहीं कर पाएगा। हर चीज के लिए आपने अपने बच्चे पर पाबंदी लगा दी है। अब ये पाबंदी कैसे टूटेगी, या तो भाई लड़की होगी, लड़की जवान होगी, आप उसको पढ़ने के लिए भी फोन नहीं दे रहे हो, और दे रहे हो तो पीछे पापा खड़े हुए हैं कि कहीं कुछ गलत चीजें तो नहीं देख रही। अब बच्ची क्या करेगी, बच्ची बाथरूम में जाकर देखना शुरू कर देगी, है ना, बच्ची रजाई के अंदर घुस के देखना शुरू कर देगी, क्योंकि उसको पता है बाहर निकालूंगी तो पापा पीछे खड़े होंगे, मम्मी सामने बैठी होगी। तो कठोर अनुशासन भी नहीं करना है अपने बच्चे के साथ में, है ना। फिर आता है जन्म क्रम। जन्म क्रम का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए मैंने आपको पहले भी बताया कि पहली अगर बेटी हो गई है और दूसरा बेटा हुआ है, तो ज्यादातर पेरेंट्स होते हैं दूसरे वाले बच्चे को ज्यादा ही इंपॉर्टेंस देते हैं क्योंकि वो लड़का है, और पहले वाले बच्चे को इसीलिए नहीं देते क्योंकि वो लड़की है और दूसरे घर जानी है ना। जब तक वो पैदा हुई थी, यानी जब तक दूसरा बेटा पैदा नहीं हुआ था या बेटा पैदा नहीं हुआ था, तब तक वो लड़की को खूब प्यार करते हैं, लेकिन जैसे ही बेटा पैदा हो जाता है तो लड़की की तरफ से उनका ध्यान खत्म हो जाता है। तो ये भी बहुत बड़ा रीजन होता है, इसी को कहते हैं जन्म क्रम। और इस वजह से क्या होता है, एक तो पनपता है ना, और एक नहीं पनपता। ठीक है, चलिए यहां तक समझ में आया। आगे बढ़ते हैं, विद्यालय वातावरण। विद्यालय वातावरण ना, जैसा कि नाम से ही आपको पता है विद्यालय के अंदर की बात हो रही है। औपचारिक शिक्षा का प्रमुख मुख्य साधन होता है ये, ठीक है, औपचारिक शिक्षा का, जिसके अंतर्गत शिक्षक की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अब जैसे परिवार के अंदर जो माँ है ना, वो उसकी टीचर है, वो इसकी टीचर है, बच्चे की, है ना, टीचर है। वैसे ही विद्यालय के अंदर जो टीचर है, विद्यालय के अंदर जो शिक्षक है, वो बच्चे की क्या है, एक माँ की जैसी है ना। एक शिक्षिका हो चाहे एक शिक्षक हो, भाई अगर जेंट्स टीचर है आप, तो फिर आप क्या होंगे, एक पिता समान होंगे, पिता समान बच्चे को गाइड करेंगे, जैसे आप अपने बच्चे को घर पे गाइड करते हैं, है ना। और अगर आप एक टीचर हैं, फीमेल हैं, तो अपने बच्चे को मतलब स्कूली बच्चे को वैसे ही गाइड करेंगे जैसे आप अपने खुद के बच्चे को गाइड करती हैं। तो शिक्षक की भूमिका यहाँ पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। फ्रॉबेल कहते हैं कि शिक्षक बालोद्यान का कुशल माली होता है ना, यानी कि बालोद्यान, भाई बालोद्यान ही है ना वो, जहाँ पे बहुत सारे बच्चे बैठे हुए हैं, तो शिक्षक क्या होता है, कुशल माली होता है। पूर्व प्राथमिक शिक्षा के जन्मदाता भी फ्रॉबेल कहलाए जाते हैं। फ्रॉबेल ने जर्मनी के ब्लैगेनवर्ग नामक स्थान पर 1837 में सबसे पहला पूर्व प्राथमिक विद्यालय किंडरगार्टन की स्थापना की थी, है ना, और पूर्व प्राथमिक शिक्षा को जन्म दिया था, है ना। यानी कि जो ये आपकी नर्सरी क्लास हो गया, एलकेजी यूकेजी हो गया, है ना, इनके बारे में यहाँ पर बात हो रही है, केजी यूकेजी। विद्यालय के अंतर्गत निम्न कारक बालक के विकास को प्रभावित करते हैं, जैसे कि विद्यालय का भौतिक वातावरण। आपने देखा होगा सरकारी स्कूल में जब बिल्डिंग टूटी फूटी होती है, पानी की व्यवस्था नहीं होती, लैट्रिन बाथरूम की व्यवस्था नहीं होती है, चेयर टूटी हुई पड़ी होती है, टीचर की भी, जो टीचर पढ़ाएगा उसकी भी टेबल पर टूटी हुई है ना, खिड़कियां झड़ रही हैं, मकान झड़ रहे हैं, खिड़कियां एकदम लटक के झूल रही हैं, आवाज आ रही है। जब वो बच्चा जो है सरकारी स्कूल का क्या कहता है कि मैडम आज तक आप लोगों ने नौकरी करने के बाद हमारा स्कूल का भौतिक ढांचा तो बदल नहीं पाए, आप हमको क्या बदलोगे। तो ये भी काफी सारे मतलब क्या है, इफेक्टेड होता है बच्चे के ऊपर, उसके विकास में, कि विद्यालय का भौतिक वातावरण कैसा है। दोषपूर्ण पाठ्यक्रम, अगर पाठ्यक्रम अच्छा नहीं होगा तो भी बच्चे का विकास इफेक्टेड हो जाएगा। अनुचित शिक्षण विधि का प्रयोग आप कर रहे हैं, भाई आपको खेल खेल में पढ़ाना है ना, खेल खेल विधि अपनानी है, लेकिन आप पढ़ा रहे हैं विश्लेषण विधि, है ना, विश्लेषण पढ़ा रहे हैं, है ना। या फिर आपको क्या पढ़ानी है, आपको पहली क्लास के बच्चे को
ऐसे ही बता रही हूं मैं कि खेल खेल में आपको पढ़ाना था कोई भी टॉपिक, खेल खेल में, लेकिन आप उसे पढ़ाने लगे व्याख्या देकर। तो व्याख्या देने, भाई आपने गलत पद्धति को अपनाया ना, तो गलत पद्धति अगर आप अपना लेंगे तो भी बच्चे का विकास रुक जाएगा। नेक्स्ट आता है शिक्षक द्वारा बालक की खुली निंदा करना। अब कुछ टीचर ऐसे होते हैं जैसे कि एक बार किसी बच्चे ने जवाब दे दिया तो उससे पैच करने लगते हैं, है ना, उसकी कॉपी में 0 दे देंगे, गोले कर देंगे, मारेंगे उसको, थप्पड़ मारेंगे बच्चे के साथ, बच्चों के सामने भरी क्लास में डंडा बजा देंगे, है ना, मुर्गा बना देंगे। तो ये क्या होता है, खुली निंदा होती है। ठीक है, चलिए, बालक को समस्यात्मक कहकर उसकी अवहेलना करना। बच्चे को ये कहना, कोई बच्चा बार बार पूछ रहा है कि मैम मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है, इसको क्वेश्चन को दोबारा बताओ, तो बार बार उसको ये बोलना कि तू तो समस्यात्मक बालक है, बेकार बच्चा है, पढ़ता लिखता कुछ नहीं है ना, इस तरीके से। तीसरा कारण होता है सामाजिक व सांस्कृतिक वातावरण। इसमें आता है आपका बालक का जो आस पड़ोस है, उसके मित्र और साथी कैसे हैं, चाहे वो स्कूल में दोस्त हो, चाहे वो आस पड़ोस के दोस्त हो, कैसे हैं, आस पड़ोस के बड़े लोग कैसे हैं, अंधविश्वास और कुरीतियां कितनी व्याप्त है उस समाज के अंदर, है ना, पूर्वाग्रह कितना बना हुआ है, यानी नेगेटिव लोग कितने हैं यहाँ पर, पॉजिटिव लोग कितने हैं, समुदाय, उसकी संस्कृति, उसकी भाषा, रहन सहन, खान पान, इन सब का असर पड़ता है। फिर भौगोलिक वातावरण का भी पड़ता है, जैसे कि जलवायु का परिवर्तन ज्यादा पड़ेगा, है ना। फिर मनोवैज्ञानिक वातावरण का पड़ता है, जैसे कि अभिप्रेरणा और पुनर्बलन का पड़ेगा, मोटिवेशन बच्चे को कितना मिलता है ना, पुनर्बलन यानी उसको प्रोत्साहित कितना किया जाता है, निर्देश और परामर्श देने के लिए कौन कौन लोग मौजूद है ना, प्रेम और सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार कौन कौन करता है। तो ये तीनों के तीनों क्या है, आपके मनोवैज्ञानिक वातावरण के कारक होते हैं। फिर अगला आता है जनसंचार माध्यम। इसमें क्या होता है, बच्चा रेडियो देखता है, टेलीविजन देखता है, कंप्यूटर मोबाइल से देखता पढ़ता है, तो वो भी काफी ज्यादा इफेक्ट करते हैं। बात करेंगे परिपक्वता एवं अधिगम की। सर्वप्रथम परिपक्वता शब्द का प्रयोग आर्नोल्ड गैसिल के द्वारा किया गया था। शुरू में ही मैंने आपको क्लास 1 में बताया था दोस्तों कि यहाँ पर जो परिपक्वता नाम का शब्द है उसे कौन देते हैं, आर्नोल्ड गैसल देते हैं। विकास को प्रभावित करने वाले कारक वंशानुक्रम व वातावरण के बाद महत्वपूर्ण स्थान परिपक्वता और अधिगम का आ जाता है। परिपक्वता पर वंशानुक्रम का काफी प्रभाव पड़ता है। भाई आपने देखा होगा कि अगर आपके मम्मी या पापा बेहुदी बातें कर रहे हैं 50 साल के होकर, तो बच्चा भी करेगा, क्योंकि वंशानुक्रम चल रहा है ना। भाई मैं, अगर मेरे मम्मी पापा अच्छी बातें नहीं कर रहे हैं, डेफिनेटली मैं भी अच्छी बातें नहीं करूंगी, है ना। मुझे अच्छी बातें करने के लिए सीखना पड़ेगा, लेकिन जो नेगेटिविटी मेरे मम्मी पापा के खून में है वो ऑटोमेटिकली मेरे भी खून में आ जाएगी। तो हमारी परिपक्वता पर, हमारी मेच्योरिटी पर, हमारी हेरिडिटी का प्रभाव पड़ता है, जबकि अधिगम का वातावरण पर प्रभाव पड़ता है। अब जो आप सीखते हैं वो आप वातावरण में रहकर सीखते हैं, तो जो लर्निंग करते हैं वो आप अपने एनवायरनमेंट से करते हैं। अधिगम पर परिपक्वता का प्रभाव पड़ता है, जबकि परिपक्वता पर अधिगम का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। भाई देखो, अधिगम पर परिपक्वता का प्रभाव पड़ेगा, है ना। क्यों पड़ेगा कि अधिगम जब आप करने जाएंगे तो उससे आपकी मेच्योरिटी आएगी। जितना पढ़ेंगे, जितना सीखेंगे, आपकी उतनी मेच्योरिटी बनेगी। लेकिन आप कितने मेच्योर हैं, है ना, मेच्योर मतलब मेच्योरिटी के हिसाब से आप अधिगम कर रहे हैं, तो जरूरी नहीं है कि आप मतलब मेच्योर हो जाएंगे और मेच्योर बंदे हैं तो आप ज्यादा सीख लेंगे। जैसे जरूरी नहीं है कि 60 साल का बंदा बेसिक दोबारा से एनसीईआरटी की पुस्तक को उसी तरीके से समझ ले जिस तरीके से एक 5 साल का या 6 साल या 8 साल का या 10 साल का 12 साल का बच्चा समझ पा रहा है। तो समझ पा रहे होंगे ना आप यहाँ पर। चलिए, अतः व्यक्ति का विकास वंशानुक्रम, वातावरण, परिपक्वता और अधिगम का प्रतिफल होता है। यानी इन चारों के बाद में ही बच्चे का व्यवहार पता चलता है, आपको यह विकास पता चलता है। ठीक है, चलिए, अब अगली क्लास हमारी जो हो जाएगी दोस्तों, वो हो जाएगी क्लास 4 होगी, और जिसके अंदर हम विकास की अवस्था की बात करेंगे क्लास 4 के अंदर। तो आपको क्लास कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। बेल आइकन को ऑन जरूर करिएगा ताकि नोटिफिकेशन मिले। साथ में वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा, और साथ में कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। चलिए, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।